हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम HPAH CSET के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 साल में जो एग्जाम का पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ किस तरीके से हमने तैयारी करनी है और क्या हम अप्रोच रखें जिससे हम अपना CSET का पेपर क्वालिफाई कर सके, वो सारा ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 2-3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्या हमारी अब स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए CSET के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, इसके अलावा क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है। तो वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे और पूरा इन एंड आउट देखेंगे CSET का कि क्या होता है CSET का पेपर। तो अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। CSET का जो पेपर होता है HAS का GS पेपर 2, इसमें जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं ये सारे के सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही रहने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन और एरर वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेपर क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि आपको 33% स्कोर करना है। इसमें आपने 66 से ज्यादा स्कोर करना होगा टोटल आउट ऑफ 200 में से। तो एक सवाल 2 नंबर का रहने वाला है टोटल, और इसमें जो है आपकी जो मेरिट है, जो आपका मेंस के लिए जो मेरिट होगा उसमें इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो ये हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को इसको क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है हमारे पास जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33, यानी कि अगर आप 3 सवाल गलत करोगे तो जो एक आपने सही भी करा है उसके नंबर भी आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकअप देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 5 कंपोनेंट आते हैं और इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। जिसमें इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के रफली 30 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि हमने 2024 में भी देखा तो लगभग इतने ही सवाल थे, 26-27 सवाल के अराउंड थे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें पिछले 3-4 साल का अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास मैथमेटिक्स, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसको मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही कहूंगा क्योंकि अब इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इसके सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो अब इसको हम बेसिक न्यूमेरेसी नहीं कहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहेंगे। और इसके रफली 30 क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग से भी 25 से 30 सवाल आपको हर साल पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये जो नंबर है थोड़े डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब अगर हम हर साल की बात करें तो पहले इसके 40 सवाल आते थे, फिर 40 से 35 हुए, 35 से 30 हुए, और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 22-23 सवाल पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज 25 to 30 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आपके रीजनिंग में से भी पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें DI की, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो DI में 2022 में 21 के पेपर में तो 20 सवाल थे, 22 के पेपर में भी सवाल पूछे गए थे, और 23 और 24 में जो सवाल है वो कम हो चुके हैं। अब इसके ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो एवरेज मैंने इसकी 10 to 15 क्वेश्चन से निकाली है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि आने वाले समय में ये क्वेश्चंस और कम होंगे और इसकी जगह पे हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल है ये इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, जो हर साल ही आते हैं और 5 सवाल का प्रॉपर इसका सेट रहता है। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 5 हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें कि क्या लेवल होता है पेपर का, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्री ना करें जो एग्जाम देके आए हैं। तो ये जो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट का जो हमारा स्केल रहता है, ये स्केल रहता है उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने CSET की तैयारी करी हुई है। अब देखो, अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आपको हो सकता है कि सारे के सारे सवाल डिफिकल्ट लगे, और अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो हो सकता है कि आपको सारे सवाल जो है वो ईजी टू मॉडरेट ही लगे। लेकिन अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं जो GS की तैयारी कर रहा है और साथ साथ वो CSET की तैयारी भी अगर वो करता है, तो वो देखेगा कि जो पेपर होता है वो बहुत बैलेंस्ड पेपर रहेगा। यानी कि आपको जो आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 40 से 45 सवाल आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट का मतलब ये है कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे सवालों को तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट सवालों का मेरा मतलब यह है कि जिनको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रेंज के बाहर होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी आपको सॉल्व करने में। जैसे रीजनिंग के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपका मतलब कि ये मान के चलो कि कॉमन सेंस डिमांड करेंगे, जहां मैथ के कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो ये मॉडरेट लेवल में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डिफिकल्ट लेवल के सवाल। अब डिफिकल्ट में किनको बोलूंगा,
ये वो सवाल होते हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, जो आपके कंसेप्ट डिमांड करते हैं और आपकी स्पीड भी डिमांड करते हैं। जैसे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल थे, या ज्योमेट्री के कुछ सवाल थे, इसके अलावा अलजेब्रा के सवाल थे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे कुछ सवाल आपको हर साल देखने को मिलेंगे और उनकी स्ट्रेंथ 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगी, जो पूरे के पूरे ओवरऑल पेपर को डिफिकल्ट बना देती है। आपने भी देखा होगा कि जो हमारा 2023 और 24 का पेपर है ये डिफिकल्ट माना गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स। उसका एक मेजर जो चंक है वो यही है, जो 15 to 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि स्पेशली क्वांट सेक्शन से, मैथ वाले सेक्शन से, वो मुश्किल सवाल आपसे हर बार पूछे जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 2025 में जब आपका पेपर होगा तो उसमें भी ये वाला चंक जो है आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 20 to 25 हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो 100 सवाल होंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के लिए वो लगभग 50 to 55 रहने वाले हैं, और 40 to 45 आपको मिलेंगे जो आपके कंसेप्ट डिमांड करने वाले हैं, यानी कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है सिर्फ वही उन क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो मोटिव है वो है सीसेट को क्वालिफाई करना, ना कि 100/100 मार्क्स लेना। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इसी के ऊपर ही रहेगी कि हमें किस एरियाज पे फोकस करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम पिछले 2 साल का पेपर अगर छोड़ दे, 23 और 24 का पेपर अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो जो हमारा सिलेबस था वो यहां तक था, ठीक है। जो हमारा बेसिक सिलेबस था वो यहां तक ही था बस, ठीक है ना। कि इसमें नंबर सिस्टम के सवाल तो आते थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल आते थे। एलसीएम एचसीएफ जिसमें आ जाता था मेजोरिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता था, परसेंटेज रेशो, एवरेज एजिस, एसआईसीआई के सवाल आते थे, टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के सवाल आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में आपको जो सवाल देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं नंबर सिस्टम से, काफी अच्छे लेवल के सवाल होते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, मतलब ये 4 ऐसे हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि टोटल अगर मैं ये कहूं कि अगर क्वांट के आपके 40 सवाल आ रहे हैं तो 40 में से आपके लगभग 15 से 20 सवाल इन्हीं के ऊपर ही बन रहे हैं, इन 4 चैप्टर्स के ऊपर। और जो पुराना एग्जाम का पैटर्न था, जो सिलेबस हुआ करता था, उसमें से आपको 20 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अब हमें इन कंपोनेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा अब काम करने की आवश्यकता है। तो सिलेबस तो देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ भी ये एक बार पेपर आया है दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल रिपीट हुआ है ये सेम चीज। अलजेब्रा पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई है, ज्योमेट्री पूछी गई है, और 23 के कंपैरिजन में 24 में ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमको इनको भी पढ़ना है, ताकि जो हमारे चांसेस हैं सीसेट को क्वालिफाई करने के वो बेटर हो जाए, ठीक है ना। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने भी कई देखे होंगे कि जिनका स्कोर जो है वो 60 मार्क्स रह रहा है, 62, 63। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके भी बताना आप कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 55 to 65 के रेंज में रहते हैं, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ चंक है स्टूडेंट्स का वो यही है, जिनके किसी के 57 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 60 मार्क्स आ रहे हैं। और उनकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं ओल्ड पैटर्न के ऊपर, कि पहले जो आता था उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं, और वो वाले सवाल वो निकाल भी लेते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस का डिफरेंट लेवल आ रहा है, या कह लो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी अगर तैयारी ही नहीं है तो वो क्वेश्चंस तो हम सीधे सीधे स्किप ही कर रहे हैं ना। तो अगर वो सवाल हमारे स्किप हो रहे हैं, इसके अलावा जो मेन सवाल भी पूछे जा रहे हैं, अगर वो उनमें भी अगर मुश्किल क्वेश्चंस आ जाए तो फिर सीसेट को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, है ना। तो वही चीज हमने इस वीडियो में देखना है कि कैसे इनको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस तो पता चल गया होगा। ऐसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे पहले होता था, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। लेवल इंक्रीज हुआ है लेकिन जो टॉपिक्स है वो सेम है, ठीक है। लेवल की भी अगर मैं बात करूं तो पहले एचएस सीसेट का जो लेवल था वो एक बेसिक पेपर का लेवल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला फ्लेवर इसमें देखने को मिलेगा आपको, या कह लो कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते थे उसका फ्लेवर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के पैटर्न पे अभी तक कोई चेंज आया नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। नो डाउट कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज जरूर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। इस बार जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है या फिर अदर ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल पूछे गए हैं, लेकिन पैटर्न में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को नहीं मिला है ना। तो वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वही हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, वही वोकैबुलरी, वही ग्रामर। हाँ, रेंज इंक्रीज हुई है तो हमें भी अब उसी के हिसाब से ही अपने आप को चेंज करना है। अब एचएएस का सी सेट नॉर्मल सी सेट नहीं रहा कि जिसको हर कोई क्वालिफाई कर लेगा या फिर ये तो क्वालिफाई हो ही जाता है। यू हैव टू स्टडी फॉर इट, आपको अपना टाइम जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल होता है 4:1 का। ठीक है, इस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जीएस और सीसेट की जो तैयारी है वो आप इजीली जो है वो उनको एक साथ लेके चल सकते हो। 4:1 का मतलब ये है कि अगर 4 घंटे आप डेली जीएस पढ़ते हो तो आपको 1 घंटा सीसेट के लिए निकालना ही है। अगर आप 6 घंटे डेली जीएस पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा आपको सीसेट के लिए निकालना है, और ऐसे ही अगर आप 8 घंटे डेली जीएस पढ़ते हो तो 2 घंटे आपको सीसेट के लिए भी निकालने हैं। तो ऐसे 4:1 में ही हमें तैयारी को अपनी को रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बुक्स की बात करें तो मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जो आपकी सी सेट के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। तो अगर मैं टॉप 3 बुक्स की बात करूं तो ये कुछ हमारे पास बुक्स हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, रीजनिंग की बुक है आर.एस. अग्रवाल की ही। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ग्रामर की बुक है, जो इंग्लिश के लिए बुक है, वो है हमारी अरिहंत की। ठीक है ना। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये अलग अलग बुक्स रहेंगी, मतलब कि जैसे क्वांट की अलग बुक है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है। इसमें भी कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके कवर नहीं होंगे। जैसे नया पैटर्न जो है, जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा है, नए पैटर्न के ऊपर नंबर सिस्टम है, या फिर अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स की या इंटरपर्सनल स्किल्स की, तो वो इन 3 बुक्स में भी कवर हमारे नहीं होंगे। ये बुक्स मैंने आपको इसीलिए दिखाई हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं बुक्स को ही फॉलो करके अपने सीसेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन अब ये बुक्स भी जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है तो ये इररिलेवेंट हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, अपने जो टीचर्स हैं हमारे सीसेट के, हम सब ने मिलके एक बुक डिजाइन की है जो कि हमारी सिविल स्टेप हिमाचल के बैनर के अंडर ही आएगी। इस बुक में हमने वो सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐड किया है जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको पूछे जा रहे हैं। इसमें चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उन सबके सवाल आपको इस पर्टिकुलर बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बुक के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम अभी बात करने वाले हैं कि अब क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक प्लान बना के देता हूं कि किस तरीके से हम सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ज्यादा मेहनत करके नहीं, ऐसा नहीं है कि जीएस को छोड़ के हम सीसेट के ऊपर फोकस करेंगे। जीएस के साथ साथ ही किस तरीके से सीसेट को हम आगे लेके जा सकते हैं वो सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, टी सेट में अगर हम बात करें तो जो हमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वांट वाले सेक्शन में। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी सेक्शन में ही फंसते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 50% स्कोर करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अगर मान लो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 30 में से 14-15 क्वेश्चन तो इजीली डुएबल होते हैं और हर एक स्टूडेंट इन क्वेश्चंस पे फोकस करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी के ऊपर काम करते हैं, ग्रामर के ऊपर काम करते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत इसकी तैयारी करें तो हम आराम से आउट ऑफ 30 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से रीजनिंग के जो आपको सवाल आ रहे हैं आजकल, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो लगभग 25 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। 25 के अराउंड आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें भी ये मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे मॉडरेट लेवल के और 13 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डाइस का सवाल आया था पिछले साल, तो डाइस का एक सवाल था, उसके नीचे 8 प्रश्न थे। मतलब एक आपके पास पैराग्राफ था, उसके नीचे 8 सवाल थे। अब मुद्दा यह है कि अगर जिस बच्चे ने डाइस पढ़ा है वो उन 8 सवालों को कर लेगा। अगर किसी ने डाइस को स्किप किया है तो उसके लिए तो वो 8 सवाल जो है 16 नंबर जो है वो तो सीधा सीधा साइड पे हो गए, है ना। तो हमने क्या करना है, अब हमने चैप्टर सारे पढ़ने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एवरेज पढ़ना है सबका, हमें किसी पे भी मास्टरी नहीं करनी है। अगर आप रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए एवरेज बनना, और सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना। टोटल अगर हम देखें रीजनिंग में तो 30 चैप्टर्स आते हैं हमारे पास।
ठीक है। और ये चैप्टर ऐसे होता है कि कोई बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी प्रैक्टिस करो तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और इन 30 चैप्टर्स में से भी हमने अपनी जो बुक बनाई है उसमें हमने कुछ चैप्टर्स को इग्नोर करा है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि वो चैप्टर हैं जो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको हमने साइड पे करके कुछ मेन चैप्टर्स को, जैसे 22-23 चैप्टर्स को हमने इंक्लूड करा है, और उसी के ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको उसमें दिए हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली उसका सोल्यूशन देख के भी उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेन मुद्दा जो होता है वो होता है हमारे पास क्वांट का। अब क्वांट में क्या होता था कि पहले जो आपका सिलेबस था उसमें आता था अर्थमेटिक, अरिथमेटिक आता था, यानी कि नॉर्मल जो हमारा 8th लेवल का 9th लेवल का जो मैथ था उसके सवाल पूछे जाते थे, जैसे टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके इजी लेवल के क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो लेवल है दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारे पास अब लेवल हो चुका है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, एक तो 16 चैप्टर्स हमारे पास अर्थमेटिक के हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस मैथ जो कि अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 2-3 साल में, जिसमें हमारे पास नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है। इसका एक बड़ा चंक आजकल पेपर में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा नहीं है कि हमें 20-22 चैप्टर्स को पढ़ना है कि मैं आपको ये कहूं कि आप क्वांट के 22 चैप्टर पढ़ो, रीजनिंग के 30 चैप्टर पढ़ो, ऐसे तो फिर हमारा जीएस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। तो हमें बिना जीएस के पेपर को कॉम्प्रोमाइज करके इनकी तैयारी करनी है। तो मैं मेन चैप्टर आपको बताऊंगा कि जो मेन चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने चैप्टर्स लिखवाए थे, अब मैं रेड कलर के साथ उनको मार्क करने वाला हूं जो आपने पढ़ने हैं। जैसे ये वाले चैप्टर्स तो हमारे इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं, ये तो हमने करना ही करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो अगर आप पढ़ लोगे तो आप अपना सीसेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे 3 चैप्टर्स ये हैं हमारे पास, इसके अलावा चौथा नंबर सिस्टम, 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर काम करना है, क्योंकि इसके सवाल हमेशा आते हैं। टाइम एंड वर्क के ऊपर काम करना है, इसके सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो आप स्किप कर सकते हो एसआई और सीआई को। देखो एक सवाल आएगा लेकिन 2 चैप्टर्स हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं मार्क नहीं करूंगा, इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो सवाल आप कर सकते हो, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते हो तो आपका एजीस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, तो इनको आप स्किप कर सकते हो यहां पे, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज अगर आप कर लेते हो तो इसके बेसिक्स के साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स मैंने अभी मार्क करे हैं, अगर आप इनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाकी चैप्टर्स को आप यहां पे स्किप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीआई भी छोड़ दो, लेकिन अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा हुआ है तो डीआई अगर पेपर में आती है तो आप आराम से कर सकते हो, आपको अलग से डीआई के ऊपर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो डीआई के सवाल भी कम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने डीआई के ऊपर अब ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमारे पास गिनती के चैप्टर रहेंगे, मैं यहां पे काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। तो 9 चैप्टर्स के ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो 9 चैप्टर्स हैं ये मान के चलो 40 में से लगभग 30 सवाल आपके इन्हीं के ऊपर ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम 30 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे रादर देन कि पूरा सिलेबस पढ़े बचे हुए 10 सवालों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स के लिए तो आपको क्लासेस लगाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी बहुत जल्द हम नया बैच अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जो अपडेटेड हमारा सिलेबस होगा वो हम खत्म करवाएंगे, ठीक है। हमारा ऑलरेडी एक बैच चल भी रहा है, उसमें भी सारा अपडेटेड होगा, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आप नए सिरे से प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहते हो तो नया बैच भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है और वो प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से मटेरियल मिल जाए तो उनके लिए भी ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस बुक को हम लॉन्च कर रहे हैं, इसका प्री लॉन्च अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी इस बुक को अवेल कर सकते हो। अगर आप आज ही इसको अवेल करते हो तो आपको लगभग 25-26 तारीख तक ये बुक आपके घर में मिल जाएगी, ठीक है। इसके कुरियर के हम कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। इस बुक का जो प्राइस है वो 700 है, लेकिन आपको यहां पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 10% का डिस्काउंट लेके भी इस बुक को अवेल कर सकते हो, यानी कि 630 रुपए में 630 में आपको ये बुक मिल जाएगी।
और इस बुक में वो हर एक सवाल आपको मिलेगा जो पेपर में आ रहा है। इस बुक की मैं खास बात बता देता हूं, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज होंगे एक ही जगह पे। स्टार्टिंग में आपको 5 साल की पीवाईक्यू मिलेंगे विद आंसर की। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज पहले इंग्लिश का सारा सिलेबस होगा और एमसीक्यूज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एमसीक्यूज होंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। टोटल अगर मैं देखूं तो इस बुक में आपको लगभग 6 से 7 हजार सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जैसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं वो सारे सवाल इसमें होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम के 60 क्वेश्चंस होंगे। एलसीएम एससीए पेपर में बहुत आता है, 60 क्वेश्चन उसके होंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री के 100 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके अलजेब्रा के 100 क्वेश्चंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चंस होंगे, और बाकी भी जो चैप्टर हैं, जो मेन चैप्टर्स हैं, उनके लगभग 80-90 सवाल होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल 6 से 7 हजार सवाल इस बुक में आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप इस बुक को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप बस उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप बुक को अपना अवेल कीजिए। आपको 25-26 तारीख तक आपके घर में यह बुक डिलीवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको पता चला होगा कि सिलेबस में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं और अब हमें पढ़ना क्या है। अब हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। ये मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। अगर आपके पास कोई और सोर्स भी है तो उसमें भी आपने इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, तो बेसिक से तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारा बैच भी है। इस बैच में भी आपको ये सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको इसके प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आज की वीडियो में बंद कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार एचएएस का पेपर देने वाले हैं और सी सेट जिनका वीक है, ठीक है। तो इस बार रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है हमको सी सेट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है। टारगेट हमारा 66 नहीं है, टारगेट हमारा 80+ मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 80+ का टारगेट लेके चलोगे तो आराम से क्वालिफाई कर लोगे। अदरवाइज क्या होता है कि अगर 1-2 नंबर से भी रह गए तो देखो, डिस्क्वालिफिकेशन तो डिस्क्वालिफिकेशन ही है, और वो हमें 1 साल जो है वो हमारा वेस्ट करती है। तो हमने अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। थोड़ा टाइम ही सही, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ही सही, लेकिन हम सी सेट को जरूर देने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।